हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि क्या प्रथम प्रयास में यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर किया जा सकता है। यह एक ऐसा प्रश्न है जो सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के दिमाग में उठता है। अगर हम इस प्रश्न का आंसर ढूंढें तो इससे पहले हमें जो रिजल्ट है, जो प्रत्येक वर्ष के टॉपर्स हैं, उनका एनालिसिस करना पड़ेगा। यदि हम प्रत्येक वर्ष के टॉपर्स का एनालिसिस करें तो हम पाएंगे कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अपने प्रथम प्रयास में इस यूपीएससी एग्ज़ाम को क्लियर कर लिए हैं और बहुत ही कम एज में क्लियर कर लिया है। तो इस रिजल्ट के एनालिसिस करने से एक निष्कर्ष तो ये निकाला जा सकता है कि इस यूपीएससी एग्ज़ाम को आप प्रथम प्रयास में क्लियर कर सकते हैं और कम एज में क्लियर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इस यूपीएससी एग्ज़ाम को वही क्लियर कर पा रहा है जो जिसकी एज ज़्यादा है, जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जिसको ज़्यादा अनुभव है। ऐसा नहीं, आप कम एज में भी इस यूपीएससी एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है, अगर जो कम एज में प्रथम प्रयास में यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर कर रहा है तो हमें उसका इस प्रकार से एनालिसिस करना है, इस एंगल से करना है कि वो कैसे कर रहा है, कैसे उसका प्रथम प्रयास में कैसे यूपीएससी एग्ज़ाम उसने प्रथम प्रयास में क्लियर किया, वो क्या क्या पॉइंट है जिसको उसने ध्यान में रखा और उसने अपने प्रथम प्रयास में इस यूपीएससी एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया। तो अगर आप पाएंगे, अगर कई टॉपर्स की आप एनालिसिस करें जिन्होंने इस यूपीएससी एग्ज़ाम को प्रथम प्रयास में क्लियर किया, तो आप देखेंगे, आपको लगता होगा कि ये प्रथम प्रयास में क्लियर किया, लेकिन अगर आप उसके बैक में जा करके देखें तो वो ऐसे यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं जो अपने ग्रेजुएशन के दौरान, जैसे वो ग्रेजुएशन स्टार्ट करते हैं तो उस ग्रेजुएशन के दौरान से ही जो इस एग्ज़ाम के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, बेसिक ज़रूरत होती है, उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे एनसीईआरटी की बुक पढ़ना, एनसीईआरटी की बुक पर एक बेहतर पकड़ बनाना, एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को समझना, एनसीईआरटी के फैक्ट को समझना, एनसीईआरटी को यूपीएससी के अप्रोच से कैसे पढ़े, यूपीएससी की डिमांड से यूपीएससी की क्या डिमांड होती है, किस एंगल से क्वेश्चंस बनते हैं, उस एंगल को समझना, इन सब पे काम करना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ जो न्यूज़पेपर होता है, जो एक बेसिक न्यूज़पेपर होता है, उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। न्यूज़पेपर के पढ़ने का तरीका क्या होता है, कैसे पढ़ा जाता है, यूपीएससी के एग्ज़ाम के अप्रोच से कैसे पढ़ा जाता है, इन सभी पॉइंट्स पे वो ध्यान देते, इस सभी बिंदुओं पे वो काम करना शुरू कर देते हैं कि पढ़ने का क्या अप्रोच होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक ज़रूरत होती है, जैसे एनसीईआरटी की बुक हो गई, न्यूज़पेपर हो गया, इन सब पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये एक बेसिक ज़रूरत होती है। अगर आप कम समय में, अगर आप अपने ग्रेजुएशन के दौरान से ही इन सभी पॉइंट्स पे, क्योंकि जो एनसीईआरटी होता है, जो एनसीईआरटी की बुक जो होती है वो यूपीएससी एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर ऐसे में अगर आपने ग्रेजुएशन के दौरान से ही एनसीईआरटी को बेहतर तरीके से पढ़ने का प्रयास किया, उसको समझने का प्रयास किया, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास किया, तो सिंपल सी बात है कि अगर आप ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन स्टार्ट कर देते हो तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते आपकी जो एनसीईआरटी है वो उस एनसीईआरटी पे आपकी बहुत बेहतर पकड़ बन सकती है, अगर आप ईमानदारी से, मेहनत से डेली प्रयास करते हैं। क्योंकि इस एग्ज़ाम में अगर देखें तो स्टैंडर्ड बुक की बात करें, कुछ 5 to 6 स्टैंडर्ड बुक पर आपको पढ़ना, 5 to 6 ज़्यादा हो गया, 4 to 5 स्टैंडर्ड बुक ही केवल आपको पढ़ना पड़ता है। जो मेन रोल प्ले करता है, एक बेसिक अप्रोच जो आपके अंदर आता है, वो एनसीईआरटी के थ्रू आउट आता है। तो आप पाएंगे कि इन ऐसे ये यूपीएससी एस्पिरेंट जो होते हैं, जो एक बेसिक ज़रूरत होती है इस एग्ज़ाम की, उसको अपने ग्रेजुएशन के दौरान इसको कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे उनको एनसीईआरटी पढ़ना आ जाता है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन कैसे प्रीलिम्स में पूछेगा, कैसे मेंस में पूछेगा, उस अप्रोच को सीख लेते हैं। ये अप्रोच कैसे सीख पाते हैं, इसके लिए आपको पता है कि जैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आप जब एनसीईआरटी की बुक पढ़ें तो उसके साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी यूटिलाइज करें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही आपको यूपीएससी के एग्ज़ाम को समझने में, यूपीएससी के अप्रोच को समझने में, यूपीएससी की क्या डिमांड है उसको समझने में आपकी मदद करेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनसीईआरटी के थ्रू आउट तो आपका एक बेसिक फाउंडेशन बनेगा, लेकिन उस एनसीईआरटी को यूपीएससी के अप्रोच से कैसे पढ़ें, यूपीएससी के एंगल से कैसे पढ़ें, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही आपके अंदर उस यूपीएससी के अप्रोच आएगा। तो अगर आप हम बात कर रहे हैं कि क्या प्रथम प्रयास में इस यूपीएससी एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, यस, आप इस यूपीएससी एग्जाम को प्रथम प्रयास में क्लियर कर सकते हैं। कि जैसा कि हर प्रत्येक वर्ष आप देख रहे होंगे बहुत से ऐसे बच्चे इस एग्जाम को प्रथम प्रयास में क्लियर करते हैं। कैसे क्लियर कर सकते हैं, तो आपको जो बेसिक एनसीईआरटी है इसके लिए, जो आपको सभी जो बेसिक एनसीईआरटी पढ़नी है, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी जो आपको पढ़नी है, तो सबसे पहले आपको उस एनसीईआरटी की बुक पर एक बेहतर पकड़ बना लेना है। ग्रेजुएशन के कंप्लीट होते होते आपको उस एनसीईआरटी की एटलीस्ट कम से 3 to 4 टाइम, अगर आप ईमानदारी से मेहनत से पढ़ेंगे तो ग्रेजुएशन के कंप्लीट होते होते आप उस एनसीईआरटी की बुक को तो 3 to 4 टाइम 5 टाइम तो आप पढ़ ही लेंगे।
जब आप किसी एनसीईआरटी के बुक को 4 to 5 टाइम पढ़ लेंगे तो आपका बहुत अच्छा रिविजन हो जाएगा। साथ ही साथ उस टाइम में आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यूज़ कर रहे हैं उसके थ्रू आउट आप उस एनसीईआरटी की बुक नोट्स, एनसीईआरटी की बुक जो आप रीड करते हैं उसका आप शॉर्ट नोट्स भी बना पाएंगे। जब आपके पास एक शॉर्ट नोट्स भी हो जाएगा, यानी ग्रेजुएशन के कंप्लीट होते होते आपके पास सभी एनसीईआरटी का एक शॉर्ट नोट्स हो गया, अब वो शॉर्ट नोट्स हो गया तो उसका आप मल्टीपल टाइम रिवीजन भी कर पाएंगे। साथ ही साथ आप जो न्यूज़पेपर पे आपने काम किया, न्यूज़पेपर भी आपको अब समझ में आने लगा है, न्यूज़पेपर को भी आप यूपीएससी के अप्रोच एंगल से पढ़ पा रहे हो। तो इतना काम अगर आपने कर लिया तो ग्रेजुएशन के फाइनल सेमेस्टर, फाइनल ईयर तक आप जो 3 से 4 स्टैंडर्ड बुक है उसको आप ऐड कर सकते हैं। जैसे एम.एस. श्रीकांत की बुक हो गई, स्पेक्ट्रम की बुक हो गई, इकोनॉमिक्स की जो बुक होती है रमेश की वो बुक हो गई, इंदिरा सिंघानिया की आर्ट एंड कल्चर की बुक हो गई। तो ये स्टैंडर्ड बुक आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में ऐड कर लेंगे। और जब ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में इन बुक को अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते 1 से 2 टाइम पढ़ लिया तो समझ लीजिए आपकी एक बेहतर पकड़ इन सोर्स पे हो गया। अब आपको क्या करना है, जैसे आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया तो आपके पास पूरा 1 साल का जो वो समय है, अब जो आपका पूरा 1 साल का समय, उस पूरे 1 साल के समय आपको केवल क्या करना है कि रिविजन करना है। क्योंकि पूरा काम अपने कॉन्सेप्ट को समझने का, कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का, स्टैंड बुक की कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का, फैक्ट को समझने का, वो काम आपने पूरे ग्रेजुएशन के दौरान कर लिया। यानी कि जो बेसिक जरूरत होती है इस एग्जाम के लिए वो आपने अपने पूरे ग्रेजुएशन के दौरान कंप्लीट कर लिया। अब केवल आपको क्या करना है, अब आपके पास 1 साल का समय है प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, मेंस के लिए लगभग 1.5 साल का समय है। तो आप क्या करोगे, केवल आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस का क्या सोर्स होगा, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा, साथ ही साथ आपका टेस्ट सीरीज होगा, और आपको क्या करना है फिर रिविजन करना है। यानी 3 ही काम आपको के पास होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना, टेस्ट सीरीज सॉल्व करना, और मल्टीपल जो अपने सोर्स का सिंगल्स, जो अपनी सभी सोर्स आपने यूटिलाइज किया अपनी ग्रेजुएशन के दौरान पढ़ा है, उसका जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए उनका मल्टीपल टाइम रिविजन करना। ये इतना ही काम आपको करना रहेगा। अब जब आप 1 साल कंटिन्यू यही काम करोगे, रिविजन का ही काम करोगे, तो चीज़ें आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएंगे। तो इसका फायदा होगा कि आपका एग्जाम में परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा। तो ये फायदा होता है कि अगर आप सही समय पे स्टार्ट कर देते तैयारी। तो अगर आपको ये लगता होगा कि जो प्रथम प्रयास में क्लियर कर रहा होगा कि उसने 1 ही साल में क्लियर कर लिया, ऐसा नहीं। जो प्रथम प्रयास में क्लियर हो रहा है उसके पीछे की उसने 3 से 4 साल की मेहनत करके आई है। जो आप जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद जो काम आप करते हो, 1-2 साल लेट करने के बाद आप जो काम करते हो, वो बच्चा वो अपने ग्रेजुएशन के दौरान ही वो काम करके चला आया। वो सारी चीज़ें जो आप अब ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद कर रहे हो वो अपने ग्रेजुएशन के दौरान ही, क्योंकि ग्रेजुएशन के दौरान आपको 3 से 4 साल का समय मिल जाता है। अगर आप उसको सही तरीके से, स्मार्ट तरीके से आप उसको यूटिलाइज करते हो तो आप समझ लीजिए यूपीएससी की 60% तैयारी तो आप पहले करके आ चुके हो। केवल अब आपको क्या करना है, रिविजन करना है, मल्टीपल टेस्ट सॉल्व करने हैं, उसका एनालिसिस करना है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर बार बार सॉल्व करना है, जो सिंगल सोर्स आपने बना के रखा है उसका रिविजन करना है। और यहाँ पे एक पॉइंट से कि जो सीसैट है, सीसैट को भी आपको इग्नोर नहीं करना है। जब आपके पास अच्छा टाइम होता है, आप ग्रेजुएशन के दौरान से इस एग्जाम के लिए काम करना शुरू कर देते हैं, तो जो सीसैट, अगर आपको पता है कि आपके मैथ्स कमजोर है, रीजनिंग कमजोर है, तो आप उस पर भी काम करना शुरू कर देते हो। तो वो भी एरिया आपका स्ट्रांग हो जाता है आपके ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते। और साथ ही साथ जो ऑप्शनल की बात है, तो ऑप्शनल आप अपने, जैसे आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, ग्रेजुएशन जैसे कंप्लीट होने वाला उस साल ही अगर आपने ऑप्शनल के ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में अगर आपने ऑप्शनल के कोर्स ज्वाइन कर लिए तो समझ लीजिए कि वो भी आपके पास 1 साल का टाइम मिल जाता है उसको रिवीजन करने के लिए, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर तक कंप्लीट होते हुए आपने अपने ऑप्शनल को भी कवर कर लिया। और मान लीजिए आपने सपोज दैट अगर आपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में आपने ऑप्शनल कवर नहीं किया, फिर दिक्कत नहीं है, क्योंकि 120 जो एक जब इस एग्जाम के लिए जो प्रीलिम्स होता है, जो मेंस होता है जीएस का, उस पर तो आपने बेहतर काम कर लिया। तो ऑप्शनल अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अगर ऑप्शनल का सब्जेक्ट आप लेते हैं तो तब भी कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, तभी आपके पास बहुत समय मिल जाएगा रिवीजन करने के लिए। आपके पास ऑप्शनल, क्योंकि आपने जीएस पे बेहतर पकड़ बना ली है, केवल अब आपको ऑप्शनल के लिए काम करना है, तो ऑप्शनल के पे जीएस के पोर्शन को केवल रिवीजन करना है, और ऑप्शनल के लिए आपको ज़्यादा समय मिल जाएगा। ऑप्शनल के लिए आप डेली 4 से 5 घंटे का समय दे देंगे तभी वो सफिशियंट होगा। तो ये फायदा होता है। तो हमें क्या सीखने को मिल रहा है, हमें ये सीखने को मिल रहा है कि आप इस एग्जाम को प्रथम प्रयास में क्लियर कर सकते हो। लेकिन अगर आप दिमाग में ये रख रहे हो कि जो प्रथम प्रयास में क्लियर कर रहा है वो उसके अंदर बहुत टैलेंटेड था, वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, बहुत तेज था, तो इसलिए क्लियर कर पाया, इसलिए नहीं क्लियर कर पाया वो। इस एग्ज़ाम में जो बहुत ही मध्यम मिडिल क्लास के स्टूडेंट होते हैं, वो भी समान बैकग्राउंड के होते हैं, वो भी यूपीएससी एग्जाम को क्लियर कर रहे हैं, प्रथम प्रयास में क्लियर कर रहे हैं। जैसे दिव्या तंवर का आप देख सकते हैं, बहुत ही सामान्य बैकग्राउंड से थी, उन्होंने इस यूपीएससी एग्जाम को अपने प्रथम प्रयास में क्लियर किया। लेकिन आप उनके बैक में जाके देखोगे तो उन्होंने ग्रेजुएशन से
ग्रेजुएशन की स्टार्ट जैसे उन्होंने ग्रेजुएशन करना शुरू किया था उसी समय से इस एग्जाम के लिए काम करना शुरू कर दिया था। इसके अप्रोच को समझने के लिए इसका अप्रोच क्या होता है, इसकी डिमांड क्या होती है, इसकी क्या बेसिक ज़रूरत होती है, क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, उस पे काम करना शुरू कर देता है। इस यूपीएससी एग्जाम की क्या ज़रूरत होती है, उसकी ज़रूरत को समझने का, जानने का प्रयास करना उन्होंने शुरू कर दिया था। तो जो एक बेसिक ज़रूरत होती है उसका काम उन्होंने अपने ग्रेजुएशन के दौरान ही कर लिया। तो ऐसे में अब आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही आपके पास बहुत ज़्यादा समय मिल जाता है, केवल रिविजन करना है मल्टीपल टाइम। तो ये फ़ायदा आपको मिलता है। तो अगर आप इस एंगल से देखेंगे, अगर आप ये देखेंगे कि नहीं इसके पहले जो भी प्रथम प्रयास में क्लियर हो रहा है, केवल दिख रहा है कि प्रथम प्रयास में, लेकिन उसके पहले उसने 3 से 4 साल की मेहनत की है, तो वो मेहनत आपको नहीं दिख रही है। तो ये एंगल से, अगर आप इस एंगल से सोचोगे तो आप भी इस यूपीएससी एग्जाम को प्रथम प्रयास में क्लियर कर सकते हो, अगर आप सही समय पे अपनी तैयारी स्टार्ट कर देते हो। तो आई होप दैट ये वीडियो आपको समझ आया होगा। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके, बाय।